धुरंधर मूवी रिलीज होने के बाद एक चीज जो मैं इंटरनेट पे काफी ज्यादा देख रहा हूँ कि लोग अक्षय खन्ना के ऊपर मरे जा रहे हैं। रील्स बन रही है, एडिट बन रही है कि उस पिक्चर में क्या एक्टिंग करी थी क्या। बट एक और चीज जो साथ में एसोसिएट की है, ये ऑस्कर टाइप ऐसे ही होते हैं। आतिश कपूर को फाइनली उसका ऑस्कर मिल गया और ये चीज देखकर मुझे इतनी ज्यादा फैसिनेशन लग रही है ना कि फाइनली लोगों ने एकदम मेन स्ट्रीम चारों तरफ अक्षय खन्ना की वाहवाही हो रही है, उनके टैलेंट को देखा जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये देखकर अपने को काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन जिन्होंने 2017 के बाद से उनके कमबैक वाली मूवीज देखी है, दे ऑलरेडी न्यू कि भैया ये एक्टर कोई मामले नहीं, सीधा ऑस्कर टाइप ऑस्कर वर्दी। अजय देवगन की दृश्यम 2 आई थी, उस टाइम का तुम जाके डिस्कशन देख लो, लोग कह रहे हैं कि अक्षय खन्ना ने क्या एक्टिंग करी है। इस साल विकी कौशल की लीड में छावा मूवी आई थी, उसके अंदर भले बहुत ज्यादा सीन्स नहीं थे लेकिन जितने भी थे आंखें खोल देने वाले। इनफैक्ट उसके टीजर में पहचान में नहीं आ रहा था भाई कि वो अक्षय खन्ना है। अगर मेरा रिएक्शन या रिव्यू उस टाइम का अवेलेबल होगा तो जाके देख लेना मैंने क्या बोला था। लेकिन ये तो 1-2 साल की बात होगी, जिन्होंने उसके पहले का भी काम देखा हुआ है। इत्तेफाक सेक्शन 375 भाई की डेस्टिनी में कमबैक पहले से ही लिखा जा चुका था, लेकिन इतना बड़ा वाला कि एक साल में जो 2 सबसे बड़ी हिंदी मूवीज होंगी, छावा और धुरंधर पार्ट 1, उन दोनों में आप हो और दोनों में क्या कमाल का काम किया है। लेकिन फिर मेरे को रियलाइज होता है कि लोग अब 30 मार खान की इतनी ज्यादा बात कर रहे हैं, उसके सारे क्लिप्स काट के दिखा रहे हैं कि बंदे ने क्या एक्टिंग करी थी, क्या परफॉर्मेंस दिया था उस टाइम पे। आतिश कपूर ऑस्कर वाले ऐसा ही होता है। मेरे को रियलाइज हुआ वेट, मैं 30 मार खान के ऊपर रेट्रो रिव्यू 1-1.5 महीने पहले बनाने वाला था। उसके लिए मैंने मूवी पूरी वापस से देखी थी, यूट्यूब के ऊपर फ्री में अवेलेबल है। मैंने पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी थी भाई कि अच्छा मैं ये बोलूंगा, और वो जब मैं अभी वापस रिविजिट कर रहा हूँ तो मैंने लिटरली ये लाइंस लिखी हुई है कि एक बार आतिश कपूर की एंट्री हुई, उसके बाद इतना मजा आया। अक्षय खन्ना भाई की एक्टिंग एकदम कमिट कर जाती है, इतना ज्यादा कमिट कर दिया कि 15 साल बाद लोगों को उसकी समझ आई। शिट गॉड डैम इट, काश उस टाइम पे वीडियो बना दिया होता। लेकिन कोई नहीं, 30 मार खान को हम लोग फिर से रिविजिट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या चीज थी जिसने इतने सालों बाद लोगों को मेस्मराइज कर दिया, बांध कर रख दिया। लोग उसके बारे में बात करते नहीं थक रहे, लोग उसके बारे में एडिट बनाते नहीं थक रहे। क्या 30 मार खान एक्चुअली एक मास्टरपीस थी जिसको उस टाइम पे लोगों ने नहीं समझा, धुतकार दिया, लातों से मारा कि ये छी क्या बना दिया है। क्योंकि हाँ, अगर तुम पिछले 1-2 सालों में 30 मार खान के काफी सारे एडिट्स रील वगैरह पे देख रहे हो, तुमको देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है कि भाई क्या कॉमेडी है, और नहीं पता कि जब ये कॉमेडी एक्चुअली रिलीज हुई थी तो उसको अच्छा रिव्यू नहीं दिया था भाई। मैं जाकर इंटरनेट पे देख रहा हूँ, लोगों ने 1 स्टार, 1.5 स्टार, 2 स्टार दिया हुआ है। लो IQ वाला टर्म छाप दिया है पिक्चर के ऊपर। हाँ, ये सब हुआ था उसके साथ 2010 में। इसलिए मैं 2 चीजें कहता हूँ। सबसे पहला कि रेटिंग पे विश्वास मत करो। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, क्या होता है स्टार? मूवी जो कि एक आर्ट फॉर्म है, उसको आप एक नंबर से कैसे एसोसिएट कर सकते हो कि तू 3, तू 3.5, तू 3.25, तू 3.1, तू 3.2। इसलिए मॉकटेल मीटर इज द बेस्ट मीटर। सीधा ओपिनियन बेस्ड रेटिंग ले ली कि या तो स्किप, टाइम पास, गो फॉर इट, परफेक्शन। पिक्चर देखकर जो तुम्हारा ओपिनियन है, उस ओपिनियन में तुम लोगों से बात करो। जब तुम कोई एक मूवी देखकर थिएटर से बाहर निकलते हो, तुम्हारा दोस्त तुमसे पूछता है कि भैया कैसी पिक्चर थी, तो तुम या तो कहोगे यार बहुत बकवास है, मत देख, स्किप कर दे, या फिर मतलब टाइम पास ही थी, अच्छी लगी तो कहता है अच्छी है, और अगर बहुत ज्यादा अच्छी लगी तो कहता है भाई जाके देखना है इसको। हो गया 4 रेटिंग, स्किप, टाइम पास, गो फॉर इट, परफेक्शन। इसलिए तुम भी आज ही मॉकटेल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्योंकि 30 मार खान को 2010 में जैसा ट्रीट किया था वैसा आज नहीं ट्रीटमेंट देखने मिलेगा। मॉकटेल के ऊपर रेटिंग क्या है इसकी? 55% गो फॉर इट, और 13% लोगों ने टाइम पास भी दिया है कि मतलब हाँ, वो उस टाइप की भी थोड़ी पिक्चर है जो थोड़ा बहुत टाइम पास लगे। मतलब तुमको अंदाजा मिल जाता है कि मूवी किस रेंज में। नॉर्मी 2309 कहते हैं, आई विल डिफेंड दिस मूवी टिल द डे आई डाई। दिस इज जेन्युइनली फनी एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट बिकॉज ऑफ नॉस्टैल्जिया। आफ्टर वॉचिंग so many times, I believe I've got a little bit of perspective to judge comedy. And this film's comedy is genuinely smart. It's so deliberately stupid. It's genius. I think इनका रिव्यू काफी अच्छी तरीके से सम अप कर देता है 30 मार खान को। It's so deliberately dumb, stupid. जय हो जो गाना आया था जिसको ऑस्कर मिला था, उसको तुमने डे हो कर दिया और उसको लेके तुम घुस गए हो। लोग बात पे डे हो कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी चीज जो मैं रिव्यूज को लेके कहता हूँ ना, कि आपको हर एक मूवी उस पर्सपेक्टिव से जज करनी चाहिए कि उसको बनाया किस लिए। 30 मार खान जैसी मूवीज को आप इंटरस्टेलर वाला माइंड लेके देखने जाओगे कि एकदम मेरे को तो सिनेमा चाहिए, तो तुम्हारा नजरिया ही गलत है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आज के टाइम पे कॉमेडी के नाम पे जो हाई बजट बवासीर वो लोग बना
बना रहे हैं वो फनी हो गया, तुम अपना दिमाग बंद करके देखने जाओ वो मूवी बढ़िया है नहीं, क्योंकि दिमाग बंद करने के बाद भी इट्स नॉट फनी। मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसका लाइव एग्जांपल अगर तुमको देखना है तो 2 मूवीज बैक टू बैक देखना, 30 मार खान और सन ऑफ सरदार 2। दोनों ही डम है, दोनों में आपको अपना दिमाग बंद करना है, लेकिन एक में आपको काफी मजा आ सकता है और दूसरे की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि ऑफ कोर्स टाइम है 30 मार खान की बात करने का। और देखो हम लोग अंडरस्टेट नहीं कर सकते रील्स ने जो आजकल के शॉर्ट फॉर्म क्लिप्स करते हैं पॉपुलर मीडिया के अंदर, मीम्स जिस तरीके से चलती है वो लोगों का परसेप्शन बदल देते हैं भाई। तुम एक अलग मीनिंग अटैच कर लेते हो उस मोमेंट से, उस सीन से। हेरा फेरी इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, तुमने शायद पहले जब देखा होगा उसके कुछ छोटे मोटे सीन्स हो गए, जैसे फिर हेरा फेरी में बाबू राव का कैरेक्टर कहता है क्या गुंडा बनेगा रे तू, वो तब तुमको शायद उतना फनी ना लगा, लेकिन अब उसके अराउंड इतना सारा कॉन्टेक्स्ट बन चुका है कि अब जब तुम उसको देखोगे तो यहाँ पे वो बढ़िया नोटिस करोगे, अप्रिशिएट करोगे। ये इम्पैक्ट होता है मीम्स का पॉप कल्चर में बार बार सर्कुलेट करने से, और उसने 30 मार खान को डेफिनेटली हेल्प किया है। लेकिन एक चीज जिसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता कि इस मूवी के अंदर जो एक्टर्स थे, जो डायरेक्टर है फराह खान, जिस टाइप का मटेरियल उनके सामने है उसको लेके इतना घुस जाना, इतना ज्यादा कमिट कर जाना कि अगर आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो तो इतना घुस के ओवर एक्टिंग करो कि वो क्रिंज वाली वैली से पार कर जाओ। इट्स सो क्रिंज, इट्स गुड। और वो चीज हर एक एक्टर के परफॉर्मेंस से फील होती है। कैटरीना का तो फेमस ही है। मैं जब वापस से रिविजिट कर रहा था, मैं देख के कह रहा था यार तुम जब वो एक्ट कर रहे हो वहां पर जब शॉट को कट कहा जा रहा है, तुमको नहीं रियलाइज हो रहा कि मे बी दिस इज टू मच की है, ऐसे करके भाग के जाना, मैं थोड़ा और मेकअप लगा लेती हूँ। या फिर जिस तरीके से वो इंग्लिश एक्सेंट में काय गरीब हिंदुस्तानियों खून पसीना कमिटमेंट, शेयर फकिंग कमिटमेंट। तुमको वो एक्ट करने बोल दो, अभी करते करते पसीने निकल जाएंगे कि भाई कितना क्रिंज कर रहा हूं मैं, लेकिन वहां 150 लोगों के सामने करना, ये तो फ्रेंच सिनेमा है, इसको तो ऑस्कर मिलनी चाहिए। और मूवी कितनी वैकी, कितनी अब्सर्ड जाने वाली है, इसके पोस्टर से ही समझ में आता है। ये क्या पोज मारा। हेलो हाँ अक्षय सर, आज है ना पोस्टर की शूटिंग है, आप आइए और आप ऐसा लेट जाइए, फिर कैटरीना आपके ऊपर लेट जाएंगी। और मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि पिक्चर के स्टार्टिंग में जो बेबी वाला सीजीआई अपने को दिखाते हैं, हाउ इज इट सो गुड। 15 साल भी वो आजकल की कुछ मूवीज से क्यों बेटर लग रहा है फ्रेंच सिनेमा। तुमको अगर डाउट है ना कि वो आजकल के सीजीआई से बेटर नहीं है, तो 2022 में इसके कितने साल हो गए, 12 साल बाद एक मूवी आई थी कलक नाम से, उसके अंदर एक बुल वाला सीजीआई डाला है, वो जाके देखो भाई। फिर पिक्चर में 30 मार खान का टाइटल ट्रैक आता है, इट्स सो कैची। शुरू में गैग के नाम पे जो चीजें दिखाई है कि दोनों भाई जुड़वा हैं, चिपके हुए हैं, अंदाजा आ जाता है कि दिस इज नॉट ए सीरियस मूवी। और साथ में कितनी ज्यादा रेसिस्ट भी, इस्माइल शेख उर्फ इस्माइल कोयला। पिक्चर के अंदर ये लिटरल डायलॉग है कि इस्माइल कोयले से ज्यादा काला है या कोयला इस्माइल से ज्यादा काला। और यहाँ पर मूवी के डेफिनेटली पॉइंट्स कट होते हैं क्योंकि वो अंधेरे में स्माइल करके बत्ती जलाने वाला, मुझे लग रहा था इन्होंने हैप्पीडेंट एड जो एक आता था ना उससे तो नहीं कॉपी किया। फिर मैंने जाके जब दोनों का रिलीज ईयर चेक किया तो हाँ, प्रोडक्ट का एड पहले आता 2007 में, इस पिक्चर ने 2010 में उसको ऐसा धीरे से कॉपी कर लिया क्योंकि फ्रेंच सिनेमा है। फ्लाइट वाला जो पूरा सीन आता है जिसमें वो पुलिस को चकमा देके सब कुछ चोर लेता है, उसमें एक मिनिस्टर की लड़की का एक्सेंट सुना मैंने, मतलब कि ये तो कटरीना से भी ज्यादा फेक है। शीला की जवानी गाना प्ले होता है और मुझे नॉस्टैल्जिया हिट हो गया भाई कि उस टाइम पे मुन्नी बदनाम के बाद ये इतना ज्यादा रेज में था। 2010 में 13 साल का बादल शीला की जवानी सुन के जो रेज में था। क्योंकि तुम मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट देके मारता हूँ जो शायद रियलाइज नहीं की होगी, लेकिन मुन्नी बदनाम हुई और शीला की जवानी दोनों 3 महीने के गैप में रिलीज हुए थे, क्योंकि दोनों की मूवीज भी 3 महीने के गैप में रिलीज हुई थी। और मुझे शायद ऐसा लग रहा है ना कि शीला की जवानी गाना इतना पॉपुलर होना मे बी बैकफायर कर गया मेकर्स को लेके, क्योंकि आप गाना देख रहे हो, गाना सुन रहे हो, आपके माइंड में एक इमेज बन रही है, फिर आप पिक्चर में जाते हो और पहला ही सीन आता है कैटरीना के जब वो बेडरूम में लेटी हुई है, इतना ज्यादा ओवर ड्रामेटिक, इतनी ज्यादा ओवर एक्टिंग करी है भाई। मैं सिर्फ इमेजिन कर सकता हूँ कि थिएटर में लोग बैठ के उनका दिमाग का जो भोपड़ा हुआ होगा, क्योंकि तुमको नहीं आइडिया भाई क्या सामने से हिट करने वाला। अब हर कोई BNF TV फैमिली, मतलब तुम और मैं, अपनी ऑडियंस जितने स्मार्ट तो होते नहीं है कि मूवी जिस लिए बनी उसलिए उसको जज करे, है ना। होना स्मार्ट तुम तो सब्सक्राइब करो। बट जेन्युइनली मैं कहूँ, आज जब मैं रिविजिट कर रहा हूँ ना, तो देखते ही देखते पिक्चर के 40 मिनट कहाँ निकल गए मुझे नहीं आइडिया लगा। इट वॉज सो एनग्रॉसिंग, एंगेजिंग फ्रेंच सिनेमा। इवन जो एक गाना आता है जिसमें सलमान खान का कैमियो भाईजान आता है, और भाईजान क्या नाच रहे हैं, इसमें सलमान खान को डांस करते हुए देख के लग रहा है कि ही इज एंजॉयिंग दिस शिट, इतना ज्यादा कि वो देखकर अपने को मजा आया भाई। लेकिन मैन ऑफ द मैच की बात करनी पड़ेगी, अक्षय खन्ना। शॉट में जब वो आगे है, पीछे है, साइड में है, जो एकदम होता है ना कि वो ऑस्कर वाली एक्टिंग करी।
मजा आ गया भाई, इट्स सो ब्रेन रॉट। और पिछले 15 सालों में लोगों का दिमाग इतना ज्यादा ब्रेन रॉट हो चुका है कि उस टाइम पे सोसाइटी जो अपने आप को यहाँ मानती थी वो अब इस मूवी के लेवल पे आ चुकी है, या फिर हम लोग गलत थे, इस पूरे टाइम पे मूवी का लेवल अलग था और पूरी सोसाइटी उसके लेवल पे आ चुकी है। एक काफी इंटरेस्टिंग चीज मैंने नोटिस करी, तुमको एक बंदे का नाम बताता हूँ अगर आइडिया नहीं है, शिरीष कुंदर, जो कि फराह खान के हस्बैंड है। और इस मूवी के अंदर है ना, एक कैरेक्टर को गाड़ी ठोकती है, वो झाड़ पे जाके बैठ जाता है और काफी सारे सीन्स उसने झाड़ पे किए हैं। ये देखकर मेरे को रियलाइज हुआ, ओ तो जोकर मूवी जो आई थी उसका इंस्पिरेशन यहाँ से मिला था। भाई जिस दिन अक्षय कुमार की जोकर मूवी नॉर्मलाइज हो गई ना, लोग उसको मास्टरपीस कहने लगे, समझ जाना कि दुनिया खत्म है। लेकिन मैं जो एक्चुअल मुद्दे की बात करने वाला था कि पिक्चर खत्म हो गई, एंड में उन्होंने एक पूरा सीक्वेंस डाला भाई, जहाँ पे मूवी बनाने वाले तीसमार खान को बनाने में जो भी क्रू वगैरह है वो स्टेज पे आते हैं और ऑस्कर्स लेते हैं, अवार्ड ले रहे हैं। तुमको पता भी है ये मिस्टर शिरीष कुंदर कितनी बार स्टेज पे आया था अवार्ड लेने के लिए? नहीं आइडिया तो जाके एंड वाला सॉन्ग डायरेक्ट प्ले करना। सबसे पहले वो आता है दो अवार्ड, एक साथ आया, 2 लेके गया, फिर थोड़ी देर बाद आता है एक बार और, फिर 1 लेके गया, फिर थोड़ी देर बाद आता है एक बार और, फिर एक और लेके गया। सरप्राइजिंगली भूषण कुमार भी एंट्री मारते हैं, टी सीरीज के मालिक, जिनके बाद मिस्टर शिरीष कुंदर फिर आते हैं, फिर उसके बाद एक बार फिर आते हैं, फिर उसके बाद फिर एक बार और आते हैं। टोटल कितने हो गए? क्यों? क्योंकि जितना मैं देख पा रहा हूँ कि स्टोरी उन्होंने लिखी है, मे भी शायद स्क्रीन प्ले भी लिखा ही होगा, प्रोड्यूसर वो है, एडिटर वो है, म्यूजिक भी उन्होंने दिया हुआ है। और जब घर की मुर्गी है तो 2 अंडे और एक्स्ट्रा ले ही लेता हूँ। बट एक्चुअली इस मूवी को देखकर मुझे एक और चीज काफी स्ट्रांगली फील हुई कि ये जो पुरानी कॉमेडी मूवीज के रील्स कटते हैं, उसके मीम्स बनते हैं, आज लोग उनको काफी अच्छी मेमोरी से याद करते हैं। उनमें और आजकल की कॉमेडी मूवीज में एक काफी बड़ा डिफरेंस है कि पहले का जो कॉमेडी था वो काफी ज्यादा फिजिकल था, कैमरा मूव कर रहा है, कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं सीन के अंदर। आज के टाइम पे सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक एक डायलॉग मारते हैं, और शायद इसीलिए लोग उन पुरानी मूवीज को और ज्यादा चेरिश कर रहे हैं। इतने सालों बाद उनको रियलाइज हो रहा है कि मे बी तीसमार खान was a masterpiece, maybe it was ahead of its time। मैं तो कहता हूँ this is the finest heist film ever made। तो फ्रेंच सिनेमा है, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। नहीं यार बाकी अलग हुई, लेकिन देखने में मजा आया, तीसमार खान देखने में काफी मजा आया। मूवी जिसके लिए बनाई हुई है पूरी वही डिलीवर करती है। असली क्वेश्चन है कि क्या तुम लेने के काबिल हो?